बच्चों आज हम हल करेंगे मंथली एग्जामिनेशन सितंबर 2023 का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो ये 50 नंबर का एग्जाम होता है मंथली, जिसमें 30 ऑब्जेक्टिव होता है, जिसमें 25 बनाना होता है और 25 नंबर का सब्जेक्टिव होता है, जिसमें 15 नंबर का। चलिए देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पेपर ये 30 क्वेश्चन पेपर है, 30 ऑब्जेक्टिव है, जिससे 25 बनाना होता है। ये 2 नंबर वाले 5 5 क्वेश्चन, 5 दूनी 10 नंबर का ये बनाना होगा। ठीक है, ये टोटल 10 है। दीर्घ उत्तर ये है, ये 3 क्वेश्चन इसका हल करना। ठीक है, 5 नंबर वाला 3 क्वेश्चन बनाना होता है, 5 में से 1 2 3 4 5 में से। चलिए अब हम लोग हल करते हैं। 1 नंबर से देखते हैं ऑब्जेक्टिव पहला। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, समीकरण दे रखा है एक। समीकरण देख लीजिए, समीकरण x प्लस वाई इक्वल टू 14, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। एक्स और वाई का मान निकालना है, बहुत ईजी है। चलो दो चार वाले रैखिक समीकरण है, फटाफट से हल कर लेते हैं। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4 है। समीकरण एक समीकरण दो को जोड़ देंगे, वाई वाई कट गया, 2x बराबर 14 4 18 बचा, 2 में से कट गया, ये 9 बच गया, x का मान आ गया 9, तो y का मान यहाँ से आ जाएगा कितना, 14 में से 9 गया 5। ठीक है, 9 5 14, 9 5 में से 9 गया, 9 में से 5 गया 4। x का मान 9, y का मान 5। आपका आ गया आंसर, x बराबर 4 9 और y इक्वल टू 5। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। ठीक है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुना है। ठीक है, ये भी आपको दो समीकरण दे दिया गया है। इसमें क्या पूछा गया, बस रैखिक समीकरण होगा, समीकरण लिखना है इसमें सिर्फ, तो सही है। दो संख्याओं का अंतर 26 है, मान लो एक संख्या x है, एक संख्या y है। ठीक है, मान लेते हैं एक संख्या x है, एक संख्या y है। ऑब्जेक्टिव हल करना है तो फटाफट कर लेते हैं, उतना लिखने की जरूरत है नहीं। तो x माइनस वाई इक्वल टू 26, दो संख्याओं का अंतर मतलब घटाओ। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है कि दूसरी संख्या का 3 गुना है। जो एक संख्या है दूसरी संख्या का 3 गुना है, तो x जो है दूसरी संख्या का 3 गुना है। एक समीकरण एक, समीकरण दो, ये समीकरण हो गया। x माइनस 26, देख लीजिए माइनस वाला कौन कर दिया, ये 2 माइनस वाला है, x इक्वल टू 3y। ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है, यदि दो संपूर्ण कोण का बड़ा हिस्सा, सॉरी, यदि दो संपूरक कोण का बड़ा हिस्सा अपने लघुत्तम कोण के 18 ज्यादा हो तो बड़े हिस्से का मान होगा। पहले तो संपूरक कोण कौन सा होता है, वो कोण जिसका योगफल है 180 डिग्री होता है, उसे हम बोलते हैं संपूरक कोण। ठीक है, यानी कि दो कोण है, उससे उन दोनों का योगफल अगर 180 डिग्री है तो उसे हम बोलते हैं संपूरक कोण। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, संपूरक कोण है। ठीक है, तो संपूरक आपको जो दिया हुआ है उससे आपको समीकरण बनाना है। आपको वो चीज लिखना है जो जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, उससे आपको समीकरण बनाना है और समीकरण को भी हल करना है, तुरंत आंसर आ जाएगा। तो देखिए क्या कहा गया है, दो संपूरक कोण का बड़ा हिस्सा लघुत्तम कोण के 180 ज्यादा, मत मान लीजिए अगर एक कोण x है तो एक कोण दूसरा कोण 180 माइनस x होगा, तभी ना दोनों का योगफल 180 डिग्री होगा। अगर एक कोण है इतना तो एक हो गया 180 माइनस एक्स। इसे मान लेते कौन छोटा है कौन सा बड़ा है, हमको ये एज्यूम कुछ भी मान सकते हैं। तो इसको आप छोटा हिस्सा मान लीजिए, इसको बड़ा कोण मान लीजिए, चाहे इसको बड़ा मान लीजिए तो इसको ये छोटा हो जाएगा। आप कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक, तो क्या बोला है, अब देखिए एक एक समीकरण ये बन गया, तो संपूरक कोण का बड़ा हिस्सा अपने लघुत्तम कोण के 18 ज्यादा है। जो बड़ा हिस्सा जो है लघुत्तम कोण से 18 ज्यादा है, तो बड़ा हिस्सा कौन सा है 180 माइनस एक्स, ये बड़ा हिस्सा है। अपने लघुत्तम कोण से 18 ज्यादा है, तो एक से में 18 जोड़ देंगे तभी ना दोनों बराबर होगा।
यहाँ इस चीज़ को ध्यान दीजिए, दोनों चीज़ को हमको इक्वल करना है। तो छोटा वाला जो है 18, जो बड़ा हिस्सा है वो छोटे वाले हिस्से से 18 ज़्यादा है, ठीक है। तो छोटा वाला में 18 जोड़ देंगे तभी दोनों इक्वल होगा। यहाँ पर गलती मत कीजिएगा कि आप 180 में 18 में 18 जोड़ दीजिए, ठीक है। कहाँ जोड़ना घटाना इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा। आप देखिए हल कर लीजिए इसको, क्या होगा 180 माइनस 18, इधर कर लीजिए 162 हो जाएगा, 18 आगे घट जाएगा तो बराबर 2x हो गया, ठीक। तो x का वैल्यू 162/2, 8×2 = 81। एक कोण 81 डिग्री का हो गया और दूसरा कोण कितना होगा 180 माइनस x, ये कितना हो जाएगा, यानी कि 180 माइनस 81, एक निकाल लीजिए कितना हो जाएगा ये वाला कोण। 10 में से 1 9, ये 99, कितना 99 डिग्री हो जाएगा ना, 99 डिग्री हो जाएगा। तो 9 1 10, 180, 99 डिग्री। पूछा क्या है अब, तो ज़्यादा तो बड़े हिस्से का मान कितना होगा 99 डिग्री, सिंपल से सीधा आंसर आपका 99 डिग्री हो गया। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि दो व्यक्ति का सम्मिलित आमदनी 8,000 रुपया है, ठीक। दो व्यक्ति है सम्मिलित आमदनी से, दो मान ली दो भाई है, दो लोग है, दो बिजनेस कर रहा है दोनों लोग, ठीक है। सम्मिलित आमदनी जो है दोनों को मिलाकर वो 8,000 रुपया है, ठीक। ये समझ में आ गया आपको। बस इन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते जाइए, आराम से आपका आंसर आ जाएगा। देखिए उनकी आमदनी का जो अनुपात है 9:7 में है, तो पहले व्यक्ति की आमदनी निकालना है। सिंपल, दोनों को मिला के 8,000 हो रहा है, ठीक है। दोनों को आमदनी मिला के 8,000 है टोटल, टोटल है। अनुपात कितना है 9:7। तो ये मान लेंगे एक का आमदनी 9x, एक का आमदनी 7x। देखिए अगर इसको लॉन्ग टर्म में बनाना होता है तो अच्छे से लिख के बनाते हैं, माना एक से कॉम जो वनिष्ठ पद है एक से, तो एक का आमदनी 9x, एक का आमदनी 7x। लेकिन यहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव तो डायरेक्ट हम कर सकते हैं, कर रहे हैं, ठीक है। आप समझ लीजिए 9, एक का आमदनी मान लीजिए 9x, एक का मान लीजिए 7x, तो टोटल आमदनी कितना हो जाएगा 9x प्लस 7x बराबर 8,000 रुपया। इधर टोटल ये भी है, ये भी टोटल आमदनी इतना हो गया, 9 7 16x बराबर 8,000, 16 85 500, यानी एक्स का मान आ गया 500। अब एक एक पहला व्यक्ति का आमदनी 9x, दूसरा व्यक्ति का आमदनी 7x, तो पहला व्यक्ति का आमदनी 9 गुना 500 45 हो गया, और दूसरा का हो जाएगा 3500, ठीक है। तो यहाँ आपका आंसर कितना, किसका आमदनी पूछा है ये बस ध्यान दीजिए, ऐसा ना होगा पूछा कुछ और बता दे कुछ और। पहले व्यक्ति का आमदनी, पहले व्यक्ति की आमदनी 4500 रुपये, बहुत ईजी है। चलिए हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। तो 5 नंबर में क्या बोला, देखिए एक समीकरण आपको दिया हुआ है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ठीक। a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, एक समीकरण युग्म दिया हुआ है। ये पिछला चैप्टर में ही पढ़ाया है आपको, आप देख लीजिएगा अगर कोई दिक्कत हो इस वाले में तो। का हल अद्वितीय होगा, ये देखिए अद्वितीय हल मतलब केवल एक हल होगा, तो उसके लिए क्या कंडीशन होता है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/a2। और इसमें कोई दिक्कत हो पूरे चैप्टर में तो जस्ट आपका लिंक आपको दे देंगे इस वीडियो का, आप उसको देख समझ लीजिएगा कब क्या कंडीशन होता है, तो कब अद्वितीय हल होता है, कब कोई हल नहीं होता है, कब अनंत हल होता है, आप समझ लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कहलाती है, तो समकोण त्रिभुज कैसा होता है, समकोण त्रिभुज मतलब एक कोण 90 डिग्री होगा, ऐसा ऐसा ऐसा, ये 90 डिग्री होता है, ये हो गया आपका आधार, ये लंब, ये कर्ण, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, हाइपोटेनस जिसको बोलते हैं, सी हो गया, ठीक। चलिए आगे बढ़े, साइन इंटू कोसेक का मान क्या होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका मान लीजिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का मान क्या लिख सकते हैं आप, गुना 1/साइन थीटा, ठीक। साइन थीटा कट गया, मान कितना आ गया, एक आ गया, एक आंसर हो गया आपको। यहाँ देखिए अगला क्या है, कोस थीटा का मान दे रखा है आपको 21/29, ठीक।
कोस थीटा आपको दे दिया 21/29। यहाँ से आपको साइन थीटा का मान निकालना है। तो कोस थीटा और क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है ना, b/h। तो b का मान है कितना हो गया 21, h का मान हो गया 29, p का मान निकाल लेंगे परपेंडिकुलर का, 29 स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। 29 का स्क्वायर कितना होता है, फटाफट 29 का स्क्वायर कीजिए। 841 होता है क्या, 21 का स्क्वायर 441, ये हो जाएगा आपको 400, ये मान आ जाएगा 20, परपेंडिकुलर का मान आ जाएगा 20। तो साइन थीटा का मान क्या होता है, साइन थीटा का वैल्यू p/h, p कितना 20 आ गया, h पहले से दिया हुआ हमको 29, 20/29 आपका आंसर हो जाएगा। 20/29 आपका आंसर हो गया। सही है। कोई दिक्कत है आप पॉज करके रोक के आप देख लीजिए चीज़ों को, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है इसलिए ऑब्जेक्टिव की तरह हल कर रहे हैं इसे फटाफट साइड में। हाँ, सब्जेक्टिव होता है ये क्वेश्चन, 2 नंबर में होता है, अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर में आ सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये लंबा अच्छा क्वेश्चन है, 2 नंबर में दे सकता है इसे। तो आप इसे अच्छे से लिख के हल करेंगे फिर। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। समकोण त्रिभुज में एक कर्ण और जो भुजा मिलकर निर्देशित कोण बनाती है कहलाती है। ये क्वेश्चन देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है। एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ये 90 डिग्री होता है, ठीक। अब क्या बोला है, देखिए कर्ण, ये कौन बनेगा, एक ये कौन बनेगा, कर्ण ये हो, इन कर्ण दोनों कोण में आएगा, ठीक है। तो कर्ण क्या बोला है, समकोण त्रिभुज में कर्ण और जो भुजा मिलकर निर्देशित कोण बनाती है। मान लेते हैं ये भुजा मिलकर निर्देशित कोण बना रही है इस कर्ण के साथ में थीटा, तो ये भुजा जो हो जाएगा वो आधार कहलाएगा, ठीक है। और इस कोण के सामने वाला जो भुजा कहलाता है वो लंब कहलाता है। आप इसको लगा आपको समझ में नहीं आएगा तो अब ऐसे देख लीजिए। मान लीजिए समकोण त्रिभुज है, ये कर्ण है, ठीक, यहाँ पर कर्ण हो गया। मान लीजिए ये निर्देशित भुजा है, ये दोनों मिलकर ये कोण थीटा बना रहा है। तो इसके लिए अगर ये कर्ण है इस, तो ये जो कोण बनेगा ये आधार बन जाएगा, और इस थीटा के सामने वाला जो जो भुजा है वो लंब कहलाएगा, ठीक है। तो कर्ण के साथ जो मिलकर कोण बनाता है निर्देशित कोण वो आधार कहलाता है, उसके सामने वाली भुजा जो वो लंब होती है। इसका आंसर हो जाएगा आपका आधार। अगला क्वेश्चन इजी है, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ये तो मान आपको याद होगा, 45 डिग्री पे दोनों का मान एक होता है, ठीक है। मान तो आपको याद है ना, साइन थीटा कॉस थीटा का, साइन थीटा साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री, साइन 0 0 होता है, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 1/√2। वैसे कोस 45 का मान 1/√2 होता है, तो 45 डिग्री पे दोनों का मान इक्वल होता है, ठीक। और देख कोसेक 90 - थीटा का मान क्या होगा, तो कोसेक 90 - थीटा सेक थीटा, ये तो याद होगा आपको कि साइन 90 - थीटा जो होता है कॉस थीटा होता है, कोसेक 90 - थीटा जो होता है सेक थीटा होता है, टेन 90 - थीटा जो होता है कॉट थीटा होता है। ये तो आपको याद करने की चीज़ है, याद है आपको, आप फटाक से इसको बना दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। साइन 18 डिग्री है, कॉस 72 डिग्री है, ठीक। तभी बताएं 90 - थीटा, कॉस 90 - थीटा साइन थीटा, या साइन 90 - थीटा कॉस थीटा, दोनों एक दूसरे में उल्टा पुल्टा होगा। जैसे कोसेक सेक है तो कोसेक 90 - थीटा सेक सेक थीटा, सेक 90 - थीटा होगा कोसेक थीटा। जैसे वैसे ही टेन कॉट कॉट टेन होता है। यहाँ देखिए साइन 18 को आप 90 - 72 लिख सकते हैं, 90 - 72 करेंगे तो भी 18 ही होगा ना, बटा कोस 72 डिग्री। चाहे कोस को बदल दे चाहे साइन को बदल दे, बात एक ही है। देखिए साइन 90 - थीटा कॉस थीटा बटा कॉस थीटा, कट के आंसर एक आ गया, ठीक है।
यहाँ इसका मान 1 आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, मूल बिंदु का निर्देशांक। मूल बिंदु क्या होता है? मान लीजिए ग्राफ है आपका, ऐसे छोटा देख लीजिए ग्राफ है, ठीक। तो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, भुज और कोटि हो गया। तो ये जो कट यहाँ पर मिलता है 0,0, इसको बोलते हैं मूल बिंदु, और उसका निर्देशांक क्या होता है? 0,0। तो ये याद रखिए आपको, मूल बिंदु जो होता है उसका निर्देशांक 0,0 होता है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन नंबर पढ़िए। 14, एक्स निर्देशांक कहलाता है। ये बताए भुज और कोटि। जो एक्स जो है भुज कहलाता है, वाई जो है कोटि कहलाता है, ठीक है। एक्स वाई जो होता है उसको बोलते हैं कोटि, और एक्स जो होता है उसको बोलते हैं भुज, ठीक। एप्सिका और ऑर्डिनेट, ये याद रखिए आप लोग, याद रखने वाली चीज़ है, कोई बात नहीं है, कुछ खास नहीं है। अब देखिए एक्स अक्ष और वाई निर्देशांक, एक्स अक्ष पर वाई निर्देशांक का मान ऑब्वियसली 0 होगा। ऐसे देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई का मान है, यहाँ 0,0 है। इधर से ऊपर जाएंगे तो प्लस में जाएगा, इधर से नीचे जाएंगे तो माइनस में आएगा। यहाँ इस एक्स एक्सिस पर आगे पीछे दाएं बाएं कहीं भी होंगे तो वाई का मान तो 0 ही होगा ना। तो यहाँ पर वाई का मान 0 है, एक्स का मान भी 0 है यहाँ पे, ठीक है। इस बिंदु पे, मूल बिंदु पे एक्स और वाई दोनों 0 है। यहाँ से ऊपर उठेंगे या नीचे जाएंगे तो वाई का मान बढ़ेगा या घटेगा? तो ऊपर तो जाएंगे, एक्स एक्सिस पे घूम रहे हैं सिर्फ, तो एक्स अक्ष पे वाई का मान 0 होगा। अब देखिए किस चतुर्थांश में भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक होते हैं? ये चतुर्थांश हो गया। हाँ, तो क्वेश्चन क्या था? किस चतुर्थांश में भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक होते हैं? तो ये चतुर्थांश है, इधर x प्लस होता है, इधर y प्लस होता है, इधर x माइनस में होता है, इधर y माइनस में होता है। तो देखिए इस चतुर्थांश में x पॉजिटिव y पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं चतुर्थांश, वो मान लीजिए x नेगेटिव लेकिन y पॉजिटिव है। तृतीय में देख लीजिए x में नेगेटिव y भी नेगेटिव। फोर्थ में देख लीजिए x पॉजिटिव आ गया, y नेगेटिव है। तो तीसरा ही ऐसा चतुर्थांश है या क्वाड्रेंट है जिसमें दोनों नेगेटिव होता है, ठीक है। तृतीय हो गया। और देखिए मूल बिंदु से बिंदु 3,4 की दूरी। अब दो दूरी निकालने का फॉर्मूला है, तो आपको याद है तो सही है, फटाफट ये को फॉर्मूला डालिए, बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको इसमें। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर दिक्कत होगा आपको। चलिए आपको देखते हैं। मूल बिंदु यानी कि दूरी निकालने के 2 बिंदु चाहिए। एक बिंदु हो गया आपका मूल बिंदु यानी कि 0,0, और एक बिंदु हो गया आपका 3,4, ये है ना। तो दोनों के बीच की दूरी क्या होती है? फॉर्मूला याद है आपको, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक। 3 माइनस 0 का स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, इसका मान आपको आएगा 5। ऑब्जेक्टिव है, फटाफट बनाना है। आप देख लीजिए कैसे 5 आएगा। 3 3 16, 3 3 9, 4 16, 16 9 25, 25 का अंडर रूट 5, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? फिर से आपको 2 बिंदु दिया हुआ है, ए कॉमा बी तथा ए माइनस बी के बीच की दूरी, ठीक है। तो अभी आपको दूरी का सूत्र बताए थे, 2 बिंदु के बीच की दूरी कितनी होती है? तो फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट दोनों बिंदुओं के एक एक्स कोऑर्डिनेट का अंतर, वाई कोऑर्डिनेट का अंतर, और दोनों को स्क्वायर करके जोड़ देंगे, ठीक। तो ए माइनस प्लस ए का स्क्वायर हो जाएगा, वैसे बी प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। आप देख लीजिएगा, एक में प्लस है एक माइनस है, फिर माइनस करेंगे बीच में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। वो फटाफट हम लिख दे रहे हैं, 2a का स्क्वायर होल स्क्वायर, 2b का होल स्क्वायर, इसका हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। 4 कॉमन ले लीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4 का अंडर 2 बाहर आ जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आपका आंसर है क्या? 2 अंदर में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। दूरी निकालना है, दूरी का फॉर्मूला है। अब चाहे देखिए अंदर अंडर में स्क्वायर रूट कर रहे हैं तो अब चाहे x1 माइनस x2 कीजिए या x2 माइनस x1 कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, फर्क नहीं पड़ता आपको उसमें।
फॉर्मूला जो है तो फॉर्मूला का आगे पीछे कर लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर वही आएगा आपका। अब मध्य बिंदु देखिए, फिर से मध्य आ गया। दो बिंदु x1 y1 x2 y2 कोऑर्डिनेट हो को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु, ठीक है, मध्य बिंदु का भुज यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, एक कोऑर्डिनेट मान लीजिए यहाँ पे है x1 y1, एक यहाँ पे x2 y2, मिड पॉइंट यानी कि यहाँ पे ये 1:1 में डिवाइड करेगा। मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपको पता है x1 + x2/2, ये भुज हो गया। कोटि पूछेगा तो y1 + y2/2, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, 20 नंबर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लीजिए इसको। गलती करेंगे आप इसमें, अगर फॉर्मूला आपको याद नहीं है, ये थोड़ा तो लॉजिक नहीं लगाएंगे, गलती करेंगे आप। क्वेश्चन क्या है, बिंदु x1 y1 व x2 y2, मान दो बिंदु x1 y1 x2 y2, ठीक है। रेखाखंड बिंदु जो है m1 इंटू अनुपात में अंतर विभक्त करती है, ठीक। एक बिंदु, इसके बीच में एक बिंदु है, इसको मिटा लीजिए थोड़ा, ठीक है। इसके मान लीजिए जो बिंदु है, इससे पहले था कि 1:1 मध्य बिंदु 1:1 में है, लेकिन अब आपको बोल दिया गया है इसके बीच में कोई अंतर, मतलब कि बीच में m1 अनुपात m2, ये आपका अनुपात है, इसमें विभाजित करती है, तो इसका x का मान क्या होगा, ठीक है। तो x का मान क्या होगा, ये बिंदु मान लीजिए x, y बोला गया है, तो x का मान फॉर्मूला है, ये काफ़ी लंबा फॉर्मूला, तो इसको हल करने में टाइम लगता है, एक लंबा चौड़ा प्रोसेस के बाद एक फॉर्मूला आता बना के, ठीक है। अगर वो जब चैप्टर पढ़ाया जाएगा ये आपको, तो उसमें ये सिद्ध करके दिखाएंगे कि ये मान कैसे आता है। फिलहाल के लिए आप फॉर्मूला याद कर लीजिए, m1 को गुना करेंगे x, इधर उल्टा m1 गुना होगा x2 से, m2 गुना होगा x1 से, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, तो क्या होगा m1 x2 + m2 x1 बटा m1 + m2, ये आपका x कोऑर्डिनेट उल्टा होगा। ऐसा नहीं m1 को x1 से गुना नहीं करना है, m1 को x2 से गुना करना है और m2 को x1 से गुना करना है, तो ये आपका आंसर होगा m1 x2 + m2 x1, ठीक है। देखिए ये तो क्वेश्चन खत्म हो गया अपने आप, y वाला x कोऑर्डिनेट पूछा है तो y का क्या काम है यहाँ पे, बचा ये दोनों, ये दोनों में ये गलत है, ये सही है आपका बी नंबर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 21, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। कोई भी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है, ठीक है, ये आपको याद है। बाकी जो भी फॉर्मूला होता है इसी से डिराइव होता है, जैसे समबाहु त्रिभुज है, √3/4 का भुजा स्क्वायर, वो भी यहीं से आता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, ये देखिए यहाँ देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। समरूप त्रिभुज का कॉन्सेप्ट आपको पता है, तो ये क्वेश्चन फट से बन जाएगा। समरूप त्रिभुज है, उसका क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है 64:121, संगत भुजाओं का अनुपात निकालना है, तो आपको पता है S1/S2 हमारी संगत भुजा है, दो समरूप त्रिभुज संगत भुजा S1 S2 है, तो इसका जो स्क्वायर होता है उसके क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है, यानी कि S1/S2 को आप लिख सकते हैं 64/121, 64:8:11, ये आपका आंसर हो गया, बहुत आसान। बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन πr²h, फॉर्मूला है, कोई दिक्कत नहीं है ना, अगर आपको पता फॉर्मूला कैसे याद कर रखते हैं। 1/3 जो होता है वो शंकु का होता है, शंकु का आयतन, ठीक है। ये देखिए ये बेलन है, तो ये इसका ऊंचाई है, ये मान लीजिए त्रिज्या r है, तो बेस का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा πr², ठीक। आयतन का जो मान होता है, आयतन बराबर होता है आधा क्रॉस सेक्शनल एरिया गुना ऊंचाई, यानी कि πr², इसको h से गुना कर देंगे तो πr²h, ये आपका आयतन का फॉर्मूला आ गया। उसी को शंकु अगर बनाते हैं तो ऐसे ऐसे बांट देते हैं, 3 भाग बढ़ता है, इसलिए 1/3 शंकु में आ जाता है, बस कुछ बड़ी बात नहीं है। अब देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या है,
त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका आधार 25 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 10.8 सेंटीमीटर है। अब ये फॉर्मूला देखा, वही फॉर्मूला दे रखा है आपको, तो फॉर्मूला भी दे दिया, क्वेश्चन भी दे दिया, कोई दिक्कत ही नहीं है। 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, फटाफट सॉल्व कर लीजिए। 54 बार में ही कट गया, 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, 2 पचे 10, 27, 27 27 पचे कितना हो जाएगा अब बताइए जल्दी से। 7 पचे 35, 7 पचे 35 के 5 हाथ में 1, 5 दूनी 10 1, 7 पचे 5 हाथ में 3, 5 10 3 13, 135 सेंटीमीटर स्क्वायर। 24 ये आपका आंसर। समझे कितना आसान क्वेश्चन पूछता है। और ये जो बोर्ड एग्जाम होगा आपका, तो उसमें भी इससे ज़्यादा लेवल नहीं होगा। जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उसका लेवल यही होगा। आप अगर गलती कर दें तो आपकी गलती होगी। ऐसा कुछ नहीं होगा कि बोर्ड आपसे बहुत भारी क्वेश्चन पूछेगा। एकदम बिल्कुल आसान क्वेश्चन ही पूछा जो आप बना सकते हैं, जो आप पढ़ के ही जाते हैं। गोला का आयतन फॉर्मूला है ये सब, 4/3 पायर स्क्वायर पायर क्यूब। वर्ग चिन्ह का मान होता है, अब ये देखिए वर्ग चिन्ह बारंबारता वाले आ गए आप, संचय बारंबारता, बारंबारता माध्यिका माध्य, वर्ग बनाते हैं, वर्ग चिन्ह। उच्चतम सीमा न्यूनतम सीमा बटा दो, मान लो 0 से 10 है, 10 से 20 है, तो न्यूनतम उच्चतम जोड़ के बटा 2 करेंगे। ठीक है, उच्चतम सीमा न्यूनतम सीमा बटा 2, बी नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन देख के भले बड़ा लग रहा हो लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। 5 प्रेक्षण दिया हुआ, प्रेक्षण मतलब कोई आप लूडो खेल रहे हैं तो आपके गोटी लुढ़का रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो परीक्षण होता है। ठीक है, उसको उसी को बोलते हैं परीक्षण। मान एक एक्स, एक्स+2, x+4, x+6, x+8। ठीक है, 5 परीक्षण है, का मान 11 है। एक्स का मान निकालना है, बहुत आसान। सबको जोड़ दीजिए, 5 परीक्षण है बटा 5 कर दीजिए, समाधि 11 दिया हुआ है, एक्स का मान निकल जाएगा। x+2 प्लस x+4 प्लस x+8 बटा में 5, 5 ही है ना, देख लीजिए, बराबर 11। ये छूट गया तो कुछ गड़बड़ तो लग रहा है। मान लीजिए x+6 हो गया, ये 5x हो गया, ये 20 हो जाएगा, ये 5x, 55 में से 20 गया, बच जाएगा 35, 35 होगा ना, हाँ ठीक है। x का मान हो गया 35/5, 7 आंसर हो गया आपका। थोड़ा सा गर्म छूट गया तो देखो कुछ रहे कहाँ रह गया ये। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए, आपका आंसर आ गया 7। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? ये अच्छा क्वेश्चन है, ये जब याद करने वाला क्वेश्चन है, अगर ये भूल गए तो ये पता नहीं चलेगा। केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है परिसर, बहुत सही। केंद्रीय प्रवृत्ति देखिए मतलब जो सेंट्रलाइज हो, मीन मीडियन मोड सेंट्रलाइज, ये सब माध्य माध्यिका बहुलक जो है सेंट्रलाइज प्रवृत्ति का है। लेकिन जो परिसर है तो अलग चीज, अलग ही चीज है परिसर, तो जो रेंज बताता है, जो माप का मतलब ही नहीं है केंद्रीय प्रवृत्ति का। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका मान आलेख की सहायता से नहीं निकाला जा सकता है? ठीक है, तो आलेख की सहायता से हम मीन का मान नहीं निकाल सकते। ये भी आपके लिए अच्छा क्वेश्चन है। 29 नंबर क्वेश्चन जो है, किसका मान आलेख की सहायता से नहीं निकाल सकते, तो मीन का जो मान होता है आलेख की सहायता से नहीं निकाल सकते। आलेख में क्या होता है, एक डाटा दिया था, लमसम डाटा दिया, हाँ एक रेंज दिया हुआ है, मान लीजिए ऐसे आपको ये ग्राफ दे दिया गया है, या आपको ये इस वाला ग्राफ दे दिया गया, तो एक अनुमानित डाटा होता है इसमें। ठीक है, लेकिन जब मीन निकालना होता है, माध्य निकालना होता है, उसमें सिंपली क्या होता है, उस परीक्षण n1 प्लस n2 प्लस n3 सबको जोड़ते हैं, संख्या से भाग दे देते हैं, और तो सिंपली जो आपको डाटा दिया गया है उसको जोड़िए, जितना डाटा उसे भाग दीजिए, आपको मीन हो जाएगा। ग्राफ से आप वो चीज डाटा निकाल ही नहीं सकते हैं आप, तो मीन कैसे निकाल पाएंगे? तो ग्राफ से मीन नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखिएगा। आलेख जो कि आलेख की सहायता से आप मीन का मान नहीं निकाल पाएंगे। एक आप माध्यिका निकाल लेंगे, बहुलक निकाल लेंगे। बहुलक क्या था, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक हो, उसका आरोही क्रम चालिए, वो निकल जाएगा। बस इसको याद रखिए कि ग्राफ की सहायता से मीन नहीं निकल सकता है। संचयी बारंबारता सारणी का उपयोग किसके निर्धारण में होता है? बताइए। तो संचयी बारंबारता है,
उसका उपयोग किसके निर्धारण में होता है? माध्यिका निकालते हैं ना, फॉर्मूला माध्यिका, मीडियन का जो माध्यिका का जो फॉर्मूला आता है उसी में संचय बारंबारता का यूज होता है। तो पता है संचय बारंबारता क्या होता है? जैसे 1 2 3 4 दिया रहता है, आपको जोड़ते हैं 1 2 1 3 3 4 7, 7 5 12, ये संचय बारंबारता निकलता है। और ये मीन माध्य निकालने में इसका कोई जरूरत नहीं है, आप मान मीन से इसी को जोड़ बारंबारता जोड़ के टोटल जोड़ के निकाल लेंगे, ठीक है। बहुलक निकालने में भी कोई दिक्कत नहीं है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक रहेगी उसे बहुलक निकल जाएगा। लेकिन माध्यिका निकालने के लिए आपको संचयी बारंबारता निकालना पड़ेगा, ठीक है। माध्यिका होता है, सिंपल। ये आपका ऑब्जेक्टिव हो गया, ठीक है, कंप्लीट। किसी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन रहा हो ये 30 क्वेश्चन में तो आप जरूर बताइएगा। बाकी देखिए, अब आगे आगे 2 नंबर वाले क्वेश्चन, ये भी बिल्कुल ऑब्जेक्टिव ही होते हैं। बस ये हो गया कि ऑब्जेक्ट इसको जो है आपको लिख के अच्छे से ढंग से बनाना है, ऑब्जेक्टिव से अधिक नहीं होता ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ के आप देख लीजिए, ये आपको अगले वीडियो में बना के दिखाएंगे, दोनों 2 नंबर वाले और 5 नंबर वाला, ठीक है। बस आज आप क्वेश्चन बस देख लीजिए। ये कोई कोण अपने संपूर्ण कोण का 2 गुना है तो कोण का व्यक्ति करें। ऐसा क्वेश्चन अभी ऊपर हम बनाए ऑब्जेक्टिव में, संपूर्ण कोण वाला, संपूरक कोण वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 2 संख्याओं का योगफल 7 है, गुणनफल 12 है, तो संख्याओं का संख्या ज्ञात कीजिए। वही समीकरण बनेगा, 2 समीकरण बनेगा, 2 अचर पद होगा, दो चर पद होगा एक्स वाई, 2 समीकरण बनाएंगे, उसका हल करेंगे, मान निकल जाएगा। ऐसा क्वेश्चन बहुत बना चुके हैं। 3 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, यदि 2 संख्याओं का योग 16 है, व्युत्क्रम का योग 1/3 है, संख्या ज्ञात कीजिए। वही चीज है, एक्स वाई मानेंगे, निकल गया। बाकी ये भिन्न वाला भी है कि अंश को इतना कर देंगे, हर को ये कर देंगे, तो उससे भी 2 समीकरण बनेगा, उसको हल करेंगे, एक्स वाई का मान आ जाएगा आपका। कोस थीटा देखिए, सेम क्वेश्चन ऊपर था 1 नंबर में, सेम क्वेश्चन आपका यहाँ पर आ गया 2 नंबर में। तो वहां पर फटाफट आप बना के निकल गए, साइड में रफ में बना के। यहाँ बनाएंगे तो आपको अच्छा से बनाना होगा। कोस थीटा का मान 3/5 है, तो कोट थीटा का मान क्या होगा? अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर वाला, टेन 47/कोट 43। सेम क्वेश्चन हल किए हम लोग ऊपर साइन और कॉस में, जिसका आंसर 1 आया था। वही क्वेश्चन यहाँ फिर से पूछ लिया। अब देखिए ये मान है, मान क्या, सीधा मान रखो, हल कर दो, कोई कोई दिक्कत ही नहीं है आपको इसको हल करने में। आप देखिए यहाँ एक है क्वेश्चन नंबर 8 में, बिंदु इतना 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 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसका फॉर्मूला आपको याद होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है। फॉर्मूला मुझे डालिए, आपका आंसर फटाक से आ गया, कोई कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। ये के का वही, के का मान वही वाला चीज है। इसमें देखिए ये चीज क्या है, यदि बिंदु इतना 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 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होगा। त्रिभुज का शून्य क्षेत्रफल शून्य कब होता है? जब वो एक सरल रेखा में हो जाए। अगर 3 बिंदु एक ही से एक सरल रेखा में आएगा तभी त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। उसी कंडीशन में त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। तो इसका जो फॉर्मूला था त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला, उसको रखेंगे और उसको 0 कर देंगे, वहां से के का मान आ जाएगा। बहुत सिंपल। पाइथागोरस पर मैं, पाइथागोरस में कथन को लिखना, सिर्फ लिखना है, कथन क्या है बताओ। तो ये 1 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं, बस उसको आपको अच्छे से बनाना होता है, आपके एग्जामिनर आपको 2 नंबर दे दे, ठीक। ये 5 नंबर वाले क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। अगले वीडियो में हम ये 2 नंबर वाले और 5 नंबर वाले को हल करेंगे अच्छे से, ताकि आपको एग्जाम में पूरा पूरा नंबर कैसे मिलता है, ठीक। ये ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। और प्लीज़ आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय। मान लीजिए दोनों बिंदुओं के एक एक्स कोऑर्डिनेट का अंतर, वाई कोऑर्डिनेट का अंतर, और दोनों को स्क्वायर करके जोड़ देंगे, ठीक। ए माइनस प्लस ए का स्क्वायर हो जाएगा, वैसे बी प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, आप देख लीजिएगा। एक में प्लस है एक माइनस है, फिर माइनस करेंगे बीच में, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। वो फटाफट हम लिख दे रहे हैं, 2a का स्क्वायर होल स्क्वायर, 2b का होल स्क्वायर, इसका हो जाएगा 4a² प्लस 4b²। 4 कॉमन ले लीजिए, a² प्लस b²। 4 का अंडर 2 बाहर आ जाएगा, 2a² प्लस b²। ये आपका आंसर आ गया, 2 अंदर में a² प्लस b², ठीक। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। दूरी निकालना है, दूरी का फॉर्मूला है
अब चाहे देखिए अंदर अंडर में स्क्वायर रूट कर रहे हैं, तो अब चाहे x1 माइनस एक्स टू कीजिए या x2 माइनस x1 कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, फर्क नहीं पड़ता आपको उसमें। फॉर्मूला जो है तो फॉर्मूला का आगे पीछे कर लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर वही आएगा आपका। अब मध्य बिंदु देखिए, फिर से मध्य आ गया। दो बिंदु x1 y1, x2 y2 कोऑर्डिनेट हो को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु, ठीक है, मध्य बिंदु का भुज यानी कि x कोऑर्डिनेट कितना होगा, एक कोऑर्डिनेट मान लीजिए यहाँ पे है x1 y1, एक यहाँ पे x2 y2, मिड पॉइंट यानी कि यहाँ पे ये 1:1 में डिवाइड करेगा। मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपको पता है x1 प्लस x2/2, ये भुज हो गया। कोटि पूछेगा तो y1 प्लस y2/2, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, 20 नंबर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए इसको। गलती करेंगे आप इसमें, अगर फॉर्मूला आपको याद नहीं है, ये थोड़ा सा लॉजिक नहीं लगाएंगे, गलती करेंगे आप। क्वेश्चन क्या है, बिंदु x1 y1 व x2 y2, मान दो बिंदु x1 y1 x2 y2, ठीक है। रेखाखंड बिंदु जो है m1 इंटू अनुपात में अंतर विभक्त करती है, ठीक। एक बिंदु, इसके बीच में एक बिंदु है, इसको मिटा लीजिए थोड़ा, ठीक है। इसके मान लीजिए जो बिंदु है, इससे पहले था कि 1:1, मध्य बिंदु 1:1 में है, लेकिन अब आपको बोल दिया गया है इसके बीच में कोई अंतर, मतलब कि बीच में m1 अनुपात m2, ये आपका अनुपात है, इसमें विभाजित करती है, तो इसका x का मान क्या होगा, ठीक है। तो x का मान क्या होगा, ये बिंदु मान लीजिए x, y बोला गया है, तो x का मान फॉर्मूला है, ये काफ़ी लंबा फॉर्मूला, तो इसको हल करने में टाइम लगता है, एक लंबा चौड़ा प्रोसेस के बाद एक फॉर्मूला आता बना के, ठीक है। अगर वो जब चैप्टर पढ़ाया जाएगा ये आपको, तो उसमें ये सिद्ध करके दिखाएंगे कि ये मान कैसे आता है। फिलहाल के लिए आप फॉर्मूला याद कर लीजिए, m1 को गुना करेंगे x, इधर उल्टा m1 गुना होगा x2 से, m2 गुना होगा x1 से, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, तो क्या होगा m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, ये आपका x कोऑर्डिनेट उल्टा होगा। ऐसा नहीं m1 को x1 से गुना नहीं करना है, m1 को x2 से गुना करना है और m2 को x1 से गुना करना है, तो ये आपका आंसर होगा m1 x2 प्लस m2 x1, ठीक है। देखिए ये तो क्वेश्चन खत्म हो गया अपने आप, y वाला x कोऑर्डिनेट पूछा है, तो y का क्या काम है यहाँ पे, बचा ये दोनों, ये दोनों में ये गलत है, ये सही है आपका बी नंबर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 21, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। सम कोई भी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है, ठीक है, ये आपको याद है। बाकी जो भी फॉर्मूला होता है इसी से डिराइव होता है, जैसे समबाहु त्रिभुज है, √3/4 का भुजा स्क्वायर, वो भी यहीं से आता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, ये देखिए यहाँ देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, समरूप त्रिभुज का कॉन्सेप्ट आपको पता है, तो ये क्वेश्चन फट से बन जाएगा। समरूप त्रिभुज है, उसका क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है 64:121, संगत भुजाओं का अनुपात निकालना है, तो आपको पता है S1 बटा S2 हमारी संगत भुजा है, दो समरूप त्रिभुजा संगत भुजा S1 S2 है, तो इसका जो स्क्वायर होता है उसके क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है, यानी कि S1 बाय S2 को आप लिख सकते हैं 64/121, 64:8:11, ये आपका आंसर हो गया, बहुत आसान। बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन πr²h, फॉर्मूला है, कोई दिक्कत नहीं है ना, अगर आपको पता फॉर्मूला कैसे याद कर रखते हैं, 1/3 जो होता है वो शंकु का होता है, शंकु का आयतन, ठीक है। ये देखिए ये बेलन है, तो ये इसका ऊंचाई है, ये मान लीजिए त्रिज्या r है, तो बेस का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा πr², ठीक। आयतन का जो मान होता है, आयतन बराबर होता है आधा क्रॉस सेक्शनल एरिया गुना ऊंचाई, यानी कि πr², इसको h से गुना कर देंगे तो πr²h, ये आपका आयतन का फॉर्मूला आ गया। उसी को शंकु अगर बनाते हैं तो ऐसे ऐसे बांट देते हैं,
3 भाग में बढ़ता है इसलिए 1/3 शंकु में आ जाता है। बस कुछ बड़ी बात नहीं है। अब देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका आधार 25 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 10.8 सेंटीमीटर है। अब ये फॉर्मूला देखा, वही फॉर्मूला दे रखा है आपको, तो फॉर्मूला भी दे दिया, क्वेश्चन भी दे दिया, कोई दिक्कत ही नहीं है। 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, फटाफट सॉल्व कर लीजिए। 54 बार में ही कट गया। 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, 2 × 5 = 10, 27, 27 × 54, 27 × 5 कितना हो जाएगा अब बताइए जल्दी से। 7 × 5 = 35, 7 × 5 के 5 हाथ में 1, 5 दूनी 10 1, 7 × 5 के 5 हाथ में 3, 5 10 3 13, 135 सेंटीमीटर स्क्वायर। 24 ये आपका आंसर। समझे कितना आसान क्वेश्चन पूछता है। और ये जो बोर्ड एग्जाम होगा आपका, तो उसमें भी इससे ज़्यादा लेवल नहीं होगा। जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उसका लेवल यही होगा। आप अगर गलती कर दें तो आपकी गलती होगी। ऐसा कुछ नहीं होगा कि बोर्ड आपसे बहुत भारी क्वेश्चन पूछेगा। एकदम बिल्कुल आसान क्वेश्चन ही पूछा जो आप बना सकते हैं, जो आप पढ़ के ही जाते हैं। गोला का आयतन फॉर्मूला है ये सब, 4/3 पायर स्क्वायर पायर क्यूब। वर्ग चिन्ह का मान होता है। अब ये देखिए वर्ग चिन्ह बारंबारता वाले आ गए आप, संचय बारंबारता, बारंबारता माध्यिका, माध्य, वर्ग बनाते हैं। वर्ग चिन्ह उच्चतम सीमा न्यूनतम सीमा बटा दो। मान लो 0 से 10 है, 10 से 20 है, तो न्यूनतम उच्चतम जोड़ के बटा 2 करेंगे। ठीक है, उच्चतम सीमा न्यूनतम सीमा बटा 2, बी नंबर। एकदम आसान। अब देखिए 27 नंबर, 2-3 क्वेश्चन यहाँ है। 27 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन देख के भले बड़ा लग रहा हो लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। 5 प्रेक्षण दिया हुआ। प्रेक्षण मतलब कोई आप लूडो खेल रहे हैं तो आपके गोटी लुढ़का रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो प्रेक्षण होता है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं प्रेक्षण। मान एक एक्स, x+2, x+4, x+6, x+8। ठीक है, 5 प्रेक्षण है का मान 11 है। एक्स का मान निकालना है, बहुत आसान। सबको जोड़ दीजिए, 5 प्रेक्षण बटा 5 कर दीजिए, समाधि 11 दिया हुआ है, एक्स का मान निकल जाएगा। x+2 प्लस x+4 प्लस x+8 बटा में 5, 5 ही है ना, देख लीजिए, बराबर 11। बहुत 1 2 3 4, 4x हो गया, प्लस 4 2 6, 8 से 14, 55 हो गया। 4x बराबर सही है, 8 4 12 2 14। ठीक है, तो x का मान कितना है, 5 में से 4 गया 1,